हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सेकंड एआरसी है, इसका महत्व समझेंगे कि ये हमारे लिए कितनी यूजफुल है और हमें एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ पर इसको किस तरीके से यूज करना है, इसको थोड़ा समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ये बुक आप एक बार पढ़ेंगे तो सेकंड एआरसी के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो दोस्तों, सेकंड एआरसी यानी कि प्रशासनिक रिफॉर्म कमीशन आया था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, और इसने 2007-8 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में दोस्तों 14 रिपोर्ट है जो अलग अलग टॉपिकों पर है। ये आपको देखेंगे 14 से 15 रिपोर्ट है, इसमें 15 रिपोर्ट है जो आपको अलग अलग टॉपिकों पर सेकंड एआरसी नाम के इस कमीशन ने दी थी। फर्स्ट एआरसी कमीशन आपको पता है 1966 में हुआ था और सेकंड एआरसी 2007-8 में हुआ था। फर्स्ट जो हुआ था 1966 में, उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो उसकी अध्यक्षता शायद मोरारजी देसाई जी द्वारा की गई थी, और जो सेकंड हुआ है इसकी अध्यक्षता बीरप्पा मोइली जो कांग्रेस में एक मिनिस्टर थे उसके द्वारा की गई थी। तो जो सेकंड एआरसी के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कई चीज़ों का अध्ययन किया और अध्ययन की गाथ कुछ रिपोर्ट्स प्रस्तुत की, और ये 14 टॉपिकों को लेकर के 15 टॉपिकों को लेकर के रिपोर्ट थी। रिपोर्ट बहुत बड़ी थी, लेकिन कई बुक हैं, जैसे दृष्टि की बुक ने इसको बहुत ज़्यादा समराइज किया है, तो ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। अब सबसे पहले समझना है दोस्तों, यदि आपने आपके GS 1, 2, 3 और 4 इनके सिलेबस को अच्छे से समझा है, ये आप थोड़ा बहुत ऐसे के बारे में जानते हैं, या यदि आपका ऑप्शनल के सिलेबस के बारे में जैसे PSIR है, ऐसे कई सिलेबस के बारे में यदि आप जानते हैं अच्छे से, तो आप इस सेकंड एआरसी का यूज अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका यूज कैसे है, कितनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सेकंड एआरसी। तो सबसे पहले सेकंड एआरसी की बात करें दोस्तों, महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। अगर मैं आपको इसमें बताऊँ तो प्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्री के 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। मेंस में अगर बात करें दोस्तों तो मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो GS 1, GS 2, GS 3, GS 4 और एथिक्स, इन चारों पांचों पेपरों के लिए एथिक्स मीन्स ऐसे और आएगा इसमें ऐसे, इनके लिए सेकंड एआरसी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन आपको इसमें पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, इसका महत्व क्या है, वो समझना है। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण ये कि इसका यूज कैसे करना है, क्या चीज़ हमारे लिए इसमें महत्वपूर्ण रहेंगी। तो अगर इसके यूज की बात देखें तो दोस्तों, इसका यूज सबसे महत्वपूर्ण यूज होता है सजेशन के लिए। जब आपको किसी टॉपिक के बारे में सजेशन देना हो तो वहाँ इस बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि सेकंड एआरसी का आपको कोड करना है वहाँ कि सेकंड एआरसी ने इस एरिया में ये सजेशन दी। और सेकंड एआरसी ने दोस्तों लगभग 15 रिपोर्ट जो प्रस्तुत की है, इसमें हर एरिया से रिलेटेड उन्होंने अच्छी सजेशन दी है। चाहे आपको चुनाव सुधार करना है, चाहे सूचना के अधिकार की बात हो, चाहे आपदा मैनेजमेंट की बात हो, ये सारे जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं इनमें इन्होंने अलग अलग सजेशन दिए। तो एक तो सेकंड एआरसी आपके सजेशन के लिए, आपके सुझावों के लिए और किसी समस्या के समाधान के लिए सेकंड एआरसी आपको बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इसको हर जगह आपको कोट करना है, हर जगह आपको जहाँ ज़रूरत है वहाँ इसको कोट ज़रूर करना है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें बहुत सारे केस स्टडी भी इसमें दी गई है, सक्सेसफुल केस स्टडी। सक्सेसफुल जो केस स्टडी है वो आपके क्वेश्चन में कॉट करने के लिए, क्वेश्चन में उनको फिट करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इससे आपकी क्वेश्चन की गुणवत्ता बढ़ जाएगी और आपके क्वेश्चन में एक वेरिफिकेशन आ जाएगा कि आप जो बात कहना चाहते हो वो सही है, वो जस्टिफिकेशन हो जाएगा उसका। तो केस स्टडी के लिए सेकंड एआरसी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों, सेकंड एआरसी का एक महत्व और है, और वह महत्व है कि सेकंड एआरसी में बहुत सारे कोट यूज किए गए हैं। उन कोटों को आप निबंध में, उन कोटों को आप ऐसे के पेपरों में, GS में भी यूज कर सकते हैं, मैं उनको बताऊंगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो सेकंड एआरसी हमारे लिए इन्फॉर्मेशन भी देगी, क्योंकि इतनी रिपोर्ट है तो हमारे लिए फैक्ट भी देगी कुछ, तो इसलिए सेकंड एआरसी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सबसे पहले इसमें देखें, इसमें 15 रिपोर्ट कौन कौन सी, वो हमारे कौन कौन से पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें यदि हम देखें दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम इसका पहली रिपोर्ट है इसकी, जो सूचना के अधिकार को लेकर के, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेकर के ये पूरी रिपोर्ट है, 8 पेजों में है। इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, सुशासन के लिए ये कैसे महत्वपूर्ण है, इसमें क्या कमी है, सुधार कैसे किए जाएं, इन सब पे ये रिपोर्ट विस्तार से बनाई है।
ठीक है ना। तो आपको पता है राइट टू अगर इन्फॉर्मेशन वाले अधिकार की मैं बात करूँ तो ये आपके GS2 में सिलेबस में है, जहाँ गुड गवर्नेंस की बात हो रही है, और GS4 में भी आपके सिलेबस में है, जहाँ पर सूचना का अधिकार और ये उत्तरदायी शासन बनाए रखने के लिए जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर ये टॉपिक है आपके। तो GS2 और GS4 में सूचना का अधिकार आपका टॉपिक है, इसलिए यदि यहाँ आप सूचना के अधिकार को पढ़ लेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला टॉपिक या पहली रिपोर्ट आपके लिए हम कह सकते हैं GS2 में ज़रूरी है, GS4 में ज़रूरी है। इसके अलावा कई बार ऐसे में ये यूजफुल हो जाती है RTI एक्ट को लेकर के। तो दोस्तों इसलिए इसका महत्व है। इसके अलावा दोस्तों ह्यूमन कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये आपके GS3 में तो है ही है, मानव विकास आपके GS3 का टॉपिक है ही है, मानव विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था, तो वहाँ काम आएगी। इसके अलावा दोस्तों GS1 में यदि आप बात करेंगे तो GS1 के अंतर्गत सोशल इशू के अंतर्गत भी बात हो रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो वहाँ ह्यूमन कैपिटल वाला टॉपिक आएगा, तो वहाँ भी ये बहुत ज़रूरी है। और GS2 में यदि आप सोशल जस्टिस की बात करेंगे तो वहाँ भी आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये टॉपिक ह्यूमन कैपिटल। इसके अलावा दोस्तों संकट प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तीसरी रिपोर्ट, तो डिजास्टर मैनेजमेंट आपको पता है कि आपके GS3 का एक स्पेशल टॉपिक भी है, सब्जेक्ट भी है, और यहाँ से 2 से 3 से 4 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में ये संकट प्रबंधन नाम की जो सेकंड ARC की ये थर्ड रिपोर्ट है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इसमें से आप GS3 के अंतर्गत जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका बहुत सारी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, तो उसके लिए इसमें दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों शासन में नैतिकता यानी कि प्रॉबिटी, या हम कह सकते हैं मॉरलिटी या प्रॉबिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन या इन गवर्नेंस। तो शासन में नैतिकता ये तो आपको पता है कि एक तो ये ऐसे का टॉपिक भी हो सकता है, और GS4 में आपका टॉपिक है ही है। GS4 यानी एथिक्स में, चाहे वो स्टेट PCS के एथिक्स में हो चाहे UPSC के एथिक्स में हो, ये आपके लिए GS4 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो उसके लिए शासन में नैतिकता क्या है, कैसे होनी चाहिए, किस तरीके के इम्प्रूवमेंट, सुझाव, सब चीज़ इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों पब्लिक ऑर्डर आपको बताया कि एक तो GS2 में आता है, कहाँ आपका GS2 का एक सिलेबस होता है ना गवर्नेंस में, और GS4 में भी आपका एक टॉपिक होता है गवर्नेंस या सुशासन। तो GS2 और GS4 में इस टॉपिक का महत्व है, ये टॉपिक है आपके लिए। तो इस टॉपिक से जुड़ी हुई बहुत सारे फैक्ट, इन्फॉर्मेशन, सजेशन सेकेंड ARC के आपको यहाँ मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों लोकल गवर्नमेंट तो आपको पता है कि GS2 का टॉपिक है। आपका गुड गवर्नेंस वाला जो आपके स्थानीय शासन है वो इसमें बताया गया है कि लोकल गवर्नमेंट को कैसे लाया गया, क्या उसमें कमियां हैं, क्या सुधार कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो सारे सजेशन आपके जो लोकल गवर्नमेंट के जुड़े हुए हैं 73वां एंड 74वां संविधान संशोधन से, वो इस 6 नंबर की आपकी सेकेंड ARC की रिपोर्ट में आपको मिलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों विवाद निपटान तंत्र, आपको पता है विवाद निपटान तंत्र की अगर मैं बात करूँ तो आप GS2 का यदि सिलेबस खोल के देखा होगा तो न्यायपालिका एंड अल्टरनेट डिस्प्यूट सेटलमेंट जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, वो आपका टॉपिक है दोस्तों। उसमें ये आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसका क्वेश्चन UPSC ने भी पूछा है, स्टेट PCS ने पूछा है। तो वहाँ किस तरीके से हमारे विवाद निपटान तंत्र होने चाहिए, उनमें क्या कमी है, क्या और सुधार कर सकते हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों आतंक से संघर्ष, आतंक में नक्सलिज्म भी आएगा, टेररिज्म भी आएगा, और न्याय संगतता के द्वारा संरक्षण यानी कि किस प्रकार से मतलब हम कह सकते हैं जस्टिस के द्वारा किस तरीके से चीज़ें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और किस तरीके से को ये हमारे नक्सलवाद है इसको दूर कर सकते हैं, क्या क्या सुधार करना चाहिए। तो इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो आपका पार्ट है उसके लिए ये रिपोर्ट आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी 8 नंबर की। और इसके अलावा ऐसे का टॉपिक में आपको सजेशन देने होते हैं, कई बार ऐसे के टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें बतानी होती है, तो वहाँ पर ये बुक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा समझ के पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप बात करें, आगे बात करें तो एक है सोशल कैपिटल का मतलब है जो समाज के विकास में जो हमारी साझी विरासत होती है। जैसे अगर आपने सुना होगा NGO हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप हुआ, जो सिविल सोसाइटी की डेवलपमेंट में जो लोग आपस में मतलब एक सहयोग करके और फिर विकास करते हैं, तो उसे बोलते हैं सोशल कैपिटल। तो सोशल कैपिटल है वो आपको
आपके GS2 में, GS1 में, सब जगह काम आएगा, ऐसे में काम आएगा। जो GS2 में इस बार सिलेबस पूछा है सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर के या NGO को लेकर के, तो उसके लिए आपके लिए सोशल कैपिटल वाला ये पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा आपको पता है कि जो कार्मिक प्रशासन या कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो रीऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो उस आपके गुड गवर्नेंस वाले टॉपिक से ये टॉपिक जुड़ा हुआ है GS2 में, उसमें लिए महत्वपूर्ण आएगा। इसके अलावा ई गवर्नेंस आपको पता है, ई गवर्नेंस आपके GS2 में आता है, GS4 में आता है, तो ई गवर्नेंस वाले टॉपिक से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर अच्छे से दिखी हुई है। सिटीजन सेंट्रिक प्रशासन, ये भी गुड गवर्नेंस का पार्ट है, ये GS2 में आता है, GS4 में आता है। तो सिटीजन सेंट्रिक के लिए सिटीजन चार्टर क्या है, सेवोत्ता मॉडल क्या है, इन सब के बारे में, उनमें क्या सुधार करनी चाहिए, क्या उनमें कमी है, तो एथिक्स वाले पार्ट के लिए और GS2 की पार्ट के लिए ये टॉपिक आपके लिए, ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इसके अलावा भारत सरकार का ढांचा की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है GS2 का आपका है ये स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तो उसके लिए आपको महत्वपूर्ण रहेगी। इसमें कई सजेशन मिलेंगे जो आपको गुड गवर्नेंस वाले टॉपिक में, जो आपके एथिक्स में काम आएंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें दोस्तों, तो GS3 में है, GS2 में है, GS2 में इसका यूज होगा। और राज्य और जिला प्रशासन, ये गवर्नेंस वाला टॉपिक है आपके GS2 का, उसमें ये महत्वपूर्ण रहेगा। इस तरीके से आपको मैंने बताया कि किस तरीके से इसकी 14 के 14 जो 14 या 15 जो रिपोर्ट है, ये आपके GS2 में ऐसे में कहाँ पर ये यूज हो सकती है। अब इनको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल वाइज देख लेते हैं ताकि आप पढ़ते टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे इसकी पहली रिपोर्ट को यदि मैं विस्तार से बताऊँ तो यह है सूचना का अधिकार। दोस्तों सूचना का अधिकार है, मुझे इसमें कई चीज़ें ध्यान रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं, उनका ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन है, उनका ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट प्री और मेंस के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, उनके लिए क्या क्या सजेशन होती है उसको याद रखें। और क्या कंक्लूजन है इनका, वो कंक्लूजन आप कहीं पर कोट कर सकते हो, उनको समझना है। तो इसलिए कई चीज़ें जब इसका नोट्स बनाओ तो आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए और छोटे से बारीक से इसके नोट्स बनाने चाहिए। जैसे अगर बात करें तो सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका टॉपिक है। अब इसमें जब भी आपको कोई चीज़ लिखनी हो तो क्या पता होना चाहिए। इसने एक बात बोली है कि मास्टर की टू गुड गवर्नेंस, सूचना का अधिकार सुशासन के लिए एक मास्टर की है। दोस्तों ये डायरेक्ट ऐसे का टॉपिक भी हो सकता है कि कैसे, अब आपको इसमें एग्जांपल देना है। पहले सुशासन क्या है, मास्टर की क्या है, सूचना का अधिकार कैसे मास्टर की हो रहा है, इसको कैसे सुशासन ला रहा है सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, और कैसे लॉ एंड ऑर्डर को कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा टॉपिक इस पर ऐसे का हो सकता है, सुशासन के लिए मास्टर कुंजी। तो इसलिए दोस्तों यहाँ से आपको डायरेक्ट ऐसे के टॉपिक भी मिल सकते हैं। इसके अलावा ये हो सकता है, इसने एक बहुत अच्छा कीवर्ड दिया हुआ है, मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा, मैं बता रहा हूँ कि कैसे यूज करना है। इसने दिया है कि पथ प्रदर्शक विधान, सूचना का अधिकार एक पथ प्रदर्शक है, यानी कि हमें एक रास्ता दिखाने वाला है, हमें एक गाइड करता है। और क्या गाइड करता है कि गोपनीयता से पारदर्शिता, एक नया युग दिखाता है कि अब तक हम गोपनीयता के थे, हमें सरकार द्वारा सूचनाएं नहीं दी जाती थी, तो एक ट्रांसपेरेंसी एरिया में ले जा रहे हैं। तो इसको आप ऐसे कोड, ऐसे शब्दों को आपको पढ़ना है और समझना है, इनको नोट डाउन करना है कि कहाँ कहाँ ऐसे शब्द आपको लिखने हैं। इसके अलावा दोस्तों कोटेशन के बारे में ये बात बोली गई कि जेम्स मेडिसन ने एक बात अच्छी बोली है कि यदि आप अपना शासक बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने जानकारियों के पास आपकी पहुंच होनी चाहिए, यानी कि इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी की अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ इस कोड को यूज कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी में सूचना का अधिकार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेम्स मेडिसन ने कहा है कि जो व्यक्ति अपना शासक खुद बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको ऐसी शक्तियाँ लेनी पड़ेंगी जो उसको जानकारी दे। ऐसी शक्ति हमारे पास क्या है, RTI। तो इसलिए दोस्तों इसकी बात हम कर सकते हैं। जैसे एक वर्ड है स्मोक स्क्रीन, तो स्मोक स्क्रीन क्या है, कैसे, ऐसे टर्मों को आपको लिखना है, समझना है और फिर उसको समझना है। और फिर इस कानून में क्या क्या सजेशन दिया है उसके बारे में आपको पता है। एक कोट ही है, इसको देखना है। इसके अलावा कीवर्ड है, ऐसे कीवर्ड आपको लिखने हैं। ये कैसे, चार इन चीज़ों के बारे में बात हो रही है, इन चीज़ों के बारे में दोस्तों आपको लिखना है और समझना है। इसके अलावा ये किस तरीके से सजेशन भी देता है, उस सजेशन को भी आपको लिखना है। जैसे ये मनमोहन सिंह जी ने एक स्टेटमेंट बोला था कि कुशल प्रभावी संस्थान तीव्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास की कुंजी है। दोस्तों क्वेश्चन UPSC में डायरेक्ट बन सकता है, ये स्टेटमेंट आ सकता है और कहीं पर भी आप इसको लिख भी सकते हैं कि आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए इंस्टीट्यूट का क्या महत्व रहता है। तो वहाँ आप लिख सकते हैं कि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए इंस्टीट्यूट बहुत महत्वपूर्ण होती है और उसके लिए इस कोड को आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आ सकता है। इसके अलावा इसमें जो सजेशन दी हुई है उस सजेशन को जरूर देखें। ये सजेशन दिया हुआ है, जैसे इस सजेशन को दिया है कि आपसे पूछा जाए कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम को लेकर के कैसे सजेशन करना है, क्या चीज़ करनी है, तो आपको लिखना है। तो उसमें सजेशन क्या दिया है इसने, उसको लिखना है। तो इसमें एक पॉइंट होता है सजेशन से संबंधित। तो दोस्तों सजेशन वाले जो पॉइंट है ये आपको अच्छे से लिखने हैं।
तो आपके लिए ये बहुत सारी चीज़ों में, जैसे सूचना के अधिकार में क्या क्या सुधार करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सारे सजेशन आपको यहाँ मिलेंगे, तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये इसमें आपको महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसमें आपको बहुत सारी फैक्ट भी मिलेगी, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी। इसके अलावा दोस्तों ये अगला अगर मैं बात करूँ ह्यूमन कैपिटल, तो एक तो आपको ह्यूमन कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। इसका सवाल डायरेक्ट यूपीएससी प्री में पूछा गया था कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है। फिर इसमें कीवर्ड दिए गए हैं, इसमें केस स्टडी दी गई है, इसमें सीख दी गई है कि क्या क्या हमें सीखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऐसी होती है ना। ठीक है ना, एक चीज़ ध्यान रखना, तो ऐसे चीज़ों के लिए आपको ये सेकेंड ARC यूज करनी है। एक कंक्लूजन बता दिया, मैं निष्कर्ष बता दिया। इसके अलावा इसमें आपको ये देखो, सामुदायिक भागीदारी बढ़ानी है तो इसके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए कि किस तरीके से कोई योजना सक्सेस करनी है तो उसके लिए क्या सुझाव होना चाहिए, पिछले क्षेत्रों का विकास करना है तो उसके लिए क्या सुझाव होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दी हुई है। टेक्नोलॉजी का यूज कैसे काम आएगा, तो इसलिए इसको दोस्तों एक बार ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि पूरी को पढ़ा पाना मेरे लिए संभव है नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका यूज कैसे करना है ना। अब आपके लिए दक्षता निर्माण करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, इसने स्पष्ट बोला है। मनरेगा में यदि सुधार करने हैं तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, इसमें स्पष्ट सजेशन दिए हुए हैं। ठीक है ना। भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाना चाहिए, इसके लिए पूरे सुझाव इसने दिए हैं, तो आप यहाँ से सुझावों को नोट डाउन कर सकते हैं। कोई भी योजना सक्सेस करनी है तो उसके लिए इसने बोला है कि ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। बिना ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के ये संभव नहीं है। तो कोई भी योजना सक्सेस करनी है उसके लिए हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको मेंस के सजेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं, बहुत सारी फैक्टों को आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा ये कई चीज़ों के फैक्ट, ये आपको फैक्ट भी दे रही है यहाँ से कि अब तक कितना फ़ायदा हुआ है इससे और क्या नए सुधार इसमें किए गए हैं मनरेगा को लेकर के, तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। ये फैक्ट भी आपको मिल जाएंगे। मनरेगा जो आपका टॉपिक है उसके बारे में अच्छे से जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी, तो इसलिए सेकेंड ARC आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। क्राइसिस मैनेजमेंट की अगर मैं बात करें तो क्राइसिस मैनेजमेंट में इन्होंने केस स्टडी दी हुई है। ये केस स्टडी दी हुई है किस तरीके से ये घटनाएं हो रही है भारत में, किस तरीके की चीज़ें हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें देखा होगा कि अगर आपको बताएं तो एक चीज़ इसमें और दी हुई है जो आपको मैं बताता हूँ कि संकट प्रबंधन के लिए जो क्या स्ट्रक्चर, किस तरीके से संकट प्रबंधन होना चाहिए, इसका आप ढांचा बना करके आपके आंसर में लिख सकते हो। इसके अलावा ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गई, ये आपके पीढ़ी के लिए भी काम की हो सकती है। भारत के संबंधित जो डेटा है जो चाहिए आपको, वो डेटा आपके पास अवेलेबल है। तो इसमें सारी चीज़ें कि भारत किस तरीके से, कीवर्ड भी यूज किए गए हैं इसमें, जियो क्लाइमेटिकल, तो ऐसे कीवर्ड आपको यूज करने हैं, इनको नोट डाउन करना है और जब आंसर लिखते टाइम इनका यूज करना है। इसलिए सेकेंड ARC आंसर राइटिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। ठीक है ना। इसके अलावा कुछ केस स्टडी भी दी हुई है इसमें, सक्सेसफुल केस स्टडी, ये सक्सेसफुल केस स्टडी दी हुई है, ये भी सक्सेसफुल केस स्टडी दी हुई है कि जब अंडमान निकोबार के समय जब आपको पता है 2004 में जब सुनामी आई तो बहुत सारे हिंद महासागर के जो लोग हैं, देश है, आसपास के पड़ोसी कंट्री है, उनका क्षेत्र वो डूब गए। लेकिन अंडमान निकोबार की एक जनजाति है, अंडमान के निकोबार की जनजाति अपने आप के साथ सुरक्षित रही। तो इसका मतलब यह है कि वो सुरक्षित रही, जिसके पास, उसका मतलब यह है कि उसके पास कोई ज्ञान तो होगा कि वो आपदा से बच सकें। तो हमें ऐसे ज्ञान का यूज करना चाहिए। तो ये जो केस स्टडी दी हुई है, इन केस स्टडी को आपको आपदा प्रबंधन के संरक्षण के लिए यूज करना है। जैसे कि बाढ़ प्रबंधन क्षेत्र है, बाढ़ प्रबंधन क्षेत्र जैसे आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट असम क्षेत्र है, यहाँ पर हमेशा बाढ़ आती है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ लोग अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ केस स्टडी दी हुई है। तो आपके पास अगर कोई सजेशन पूछा जाए, कोई इंप्रूवमेंट पूछा जाए, तो आपको दोस्तों केस स्टडी फैक्ट कहाँ से चाहिए, वो टॉपिक बाय टॉपिक आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई सेकेंड ARC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है ना। तो किसी भी पेपर के लिए सेकेंड ARC आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका यूज करना आना चाहिए, इसको पढ़ना आना चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि कोई स्क्रीनशॉट भेज के आप कमेंट कर सकते हैं कि इसको कैसे पढ़ें, तो उसको बता सकता हूँ। लेकिन पूरी को पढ़ा पाना मेरे लिए अभी इतना टाइम नहीं कि आपको संभव हो। ठीक है। हालांकि कुछ अगर मेरे पास कुछ पुराने वीडियो पड़े होंगे तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा एक दो टॉपिक से रिलेटेड। इसके अलावा दोस्तों इसमें ये इसमें हो गई, ये केस स्टडी दी है, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ज़रूरी है। ठीक है ना। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट पूछी जाती है कि ये घटना किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना।
ये पूरा स्ट्रक्चर 2005 का जो एक्ट है आपका पूरा पूछा जाता है, कोविड में पूछा गया है। ये देखो ये आपकी नई योजना पूछी गई है, ये डायरेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पूछी गई है, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सब मिल जाएगी। उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें, सारे डेवलपमेंट, सुधार के जो उपाय, वो सब उपाय सुझाव सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। कोई चीज़ की कोई कमी नहीं है इसमें, अच्छे से बस आपको एक बार इसको पढ़ना है। सजेशन दिया हुआ है इसने कि आयोग महसूस करता है कि अगर हम अलग से मंत्रालय कर देंगे तो क्या है कि समन्वय की कमी आएगी, इसलिए हमें एक ऐसी इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए जो अच्छे से इनको मैनेजमेंट कर सके। तो सब सजेशन इसने दी हुई है, बहुत अच्छे से सजेशन किया, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अलावा दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए भी, इसलिए आप इसको अच्छे से देखें। देखो सरकार में, पुलिस में क्या सुधार करना है, क्या कमी है, कैसे करना है, तो सारी चीज़ें। सामुदायिक भागीदारी अगर बढ़ानी है तो ये बात सामुदायिक भागीदारी का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लातूर आपको पता है कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। हजारों लोग 5 वर्ष तक इंतजार कर रहे थे कि सरकार उनके लिए मकान बनाए, लेकिन ठेकेदार द्वारा सरकार की सुविधाओं से उनको वंचित कर दिया। फिर उसके बाद लोगों ने क्या, खुद ने ही पैसे इकट्ठे किए और मकान बनाना चालू किया। तो ये क्या है, एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है। अगर आपको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का कोई एग्जाम्पल देना है तो इस लातूर वाले एग्जाम्पल को आप यूज कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे महिलाओं से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल देना है तो आप यूज कर सकते हैं इनको, है ना। इस प्रकार से कहीं भी किसी प्रकार की जो समस्या है उसके बारे में आपको फैक्ट मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा एथिक्स एंड गवर्नेंस, एथिक्स का सेंटेंस है, महात्मा गांधी जी का ये सेंटेंस है, कोटेशन है, इसको ऐसे में यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। गांधी जी ने बोला कि सबसे पहले हम अपने को बदलें। तो जो एक ऐसे का टॉपिक भी आया था यूपीएससी में कि दूसरों में जो बदलाव आप देखना चाहते हो पहले स्वयं में बदलाव करो, तो वो टॉपिक में इसको यूज कर सकते हो। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसमें आपको कीवर्ड भी दिए हुए हैं दोस्तों, इन कीवर्डों को मत छोड़ना। ईमानदारी पर कोई कानून नहीं बना सकती, ये बात सही बोलिए भाई, ईमानदारी पे कोई कानून नहीं बना सकते, बल्कि ईमानदारी तो व्यक्ति के अंदर से आनी चाहिए। तो अगर आपको दिया जाए कि शासन में सुधार कैसे लाए, तो इसको बात कर सकते हैं कि अच्छाई बुराई का प्रतिकरण करने, इसने बोला गया है, एक अच्छी बात बोली है, कोर्ट बोला है कि देशों के बीच ये बोला गया है कि अच्छाई या बुराई, इन दोनों को दूर करने के लिए, अलग अलग करने के लिए या इनको डिफाइन करने के लिए ना तो कोई कानून है और ना ही कोई चीज़ है। और अच्छाई और बुराई में जो विभाजन है उसको ना तो कोई सरकार कर सकती, ना कोई कानून कर सकता, बल्कि ये असली विभाजन तो प्रत्येक व्यक्ति के दिल से होगा। अगर कोई व्यक्ति दिल से ही ईमानदार हो जाए तो कभी बुराई नहीं हो सकती। तो उस जगह आपको सजेशन के रूप में ऐसी चीज़ें यूज करनी है कि कैसे सुधार करना है। तो दोस्तों समझना है पहले तक ये मेरे लिए कहाँ पर यूज हो सकती है, तब जाकर के आप इसको आराम से लिख सकते हो। फिर से बहुत सारी फैक्चुअल, ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में दिया हुआ है कि कैसे है, क्या है, ठीक है ना, कैसे इसमें सुधार कर सकते हैं, सुधार के लिए चीज़ें दी हुई है, अपने आप सुधार सजेशन दिए हैं, आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इतने सजेशन दिए हैं इसमें, और इन सजेशनों को यूज करना है और लिखना है सेकंड एआरसी ने ऐसा कहा। तो सेकंड एआरसी का रेफरेंस देंगे तो आपके नंबर और अच्छे आएंगे, ठीक है ना। ये देखो सुप्रीम को सेकंड एआरसी ने बोला है कि जो स्टेट फंडिंग है उसका समर्थन इसने किया है कि स्टेट को फंडिंग करनी चाहिए इलेक्शन के दौरान, बट वो पूरी तरह नहीं बल्कि आंशिक फंडिंग करनी चाहिए। तो आपको जो सजेशन चाहिए, जितने भी आप करंट में टॉपिक देखते होंगे, जितने भी आप चीज़ें देखते होंगे, सबका सजेशन आपको यहाँ मिलेंगे, और सजेशन बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही, और एक तरह से हम कह सकते हैं पूरा पुख्ता सबूतों के साथ उन्होंने दिया है। मुख्य इलेक्शन कमीशन में हमें क्या सुधार करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन में क्या रिफॉर्म करना चाहिए, उसके लिए पूरा सुझाव इसने दिया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, चुनावों से संबंधित क्या सुधार है। फिर ये आपको पता है कि ये आपके टॉपिक में है, ये जो नॉलन जो कमेटी थी उसके सुझाव है, ये आपको पता है। और अगर आपने GS4 का सिलेबस देखा है तो नॉलन कमीशन आया था, नॉलन समिति ने 7 जो सिविल सेवा के लिए मूल्य बताए थे वो मूल्य ये है। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें दोस्तों, स्टेटमेंट, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ये एक्ट वगैरह सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको फ्री के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 311 को लेकर के भी चीज़ें आ रही है, तो ये CBC को लेकर के आ रहा है, सारी चीज़ें इसके लिए महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ी रिपोर्ट है, आपको करना क्या है कि इसको अच्छे से एक बार पढ़ना है, ठीक है। तो मैं जस्ट यही बताना चाहता है किस तरीके से इनको समाधान करना है, क्या करना है, और आपको किस तरीके से, जैसे पहचान की राजनीति अगर हम बात करें, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, तो मतलब होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, कैसे ये चीज़ें बढ़ रही है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। बस आपको मेहनत खुद को करनी पड़ेगी इनको पढ़ना, ठीक है ना। ये आतंकवाद से संघर्ष के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना, आतंकवाद कैसे आया, किस तरीके से बदला, ठीक है ना, और घटनाएं कहाँ कहाँ हो रही है, ये एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके पास कि हक्कानी नेटवर्क, जैसे मोहम्मद नेटवर्क क्या है। तो यहाँ से बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। तो बस आपको इनको समझना है।
तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं सेकंड ARC के यूज बताना चाह रहा था, किस तरीके से यूज हो सकती है। तो दोस्तों इसमें कीवर्ड मिलेंगे जो आपके मेंस के क्वेश्चन को अच्छा करेंगे, ऑप्शनल के क्वेश्चन को अच्छा करेंगे। दोस्तों इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो आपके क्वेश्चन को बहुत अच्छा करेंगी। इसके अलावा इसमें केस स्टडी भी दी गई है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें आपको वे फॉरवर्ड या सजेशन वाला जो टॉपिक है वो सेकंड ARC ने हर टॉपिक से रिलेटेड दिया गया है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसको जरूर पढ़ें, और पढ़ते टाइम आपको किसी भी टॉपिक में ध्यान रखना है। कोई कीवर्ड आया तो उसको लिखना है, कोई सजेशन आया तो उसको लिखना है, कोई केस स्टडी आया तो उसको लिखना है, और कोई मेरे टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई पॉइंट है, कोई विशेषताएँ दी हुई है, तो उन सबको इसमें आपको नोट डाउन करना है, तभी जा करके आप इसका यूज कर पाएंगे। आपसे निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना इसको चालू करें, थोड़े थोड़े नोट्स बनाना इसको चालू करें सिलेबस के अकॉर्डिंग। और यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप पूछ सकते हैं, परंतु आप इस पर मेहनत करें। और इसी के साथ सेकंड ARC का जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है उसको ध्यान रखें। और इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप अच्छे से पूछ सकते हैं।